जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जहाँ से हमारा जो लास्ट लेसन का जो लेसन था वो लास्ट जो वीडियो थी लेसन की, वो जहाँ ख़त्म हुई थी वहीं से हम आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिग्री की क्वालिटी। अच्छा, फैन जो मैंने ग्रेड की बात की थी, ग्रेड जो है वो स्पेसिफिकेशन होती है किसी भी रिसोर्स की। वो मैं ऊपर बात कर चुका हूँ उसकी। फॉर एग्जांपल फेंस की बात की जाए तो फेंस का मटेरियल वो किस चीज़ का बना हो, यानी कि वो किस क्या कहना चाहिए, उसकी फर्ज करें उसकी विड्थ क्या है। अगर फैंस पोस्ट की बात की जाए तो उसकी विड्थ, उसकी लेंथ, और अगर होल्स जो उसमें प्रोजेक्ट में करने हैं उन्होंने फैंस लगाने के लिए, तो उसकी जो है वो होल की जो है डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिकेशन होती हैं या ग्रेड्स, इसको कहते हैं रिसोर्सेज के ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, लेंथ विड्थ वगैरह जो भी है, तो ये उसके ग्रेड्स हैं। तो ग्रेड्स में कंप्रोमाइज हो सकता है। ग्रेड में भी ये हो कि जी जो विड्थ है या लेंथ है वो कम ज़्यादा हो सकती है, वो एक्सेप्टेबल भी हो सकती है। आप कम ज़्यादा विड्थ का मटेरियल भी ले सकते हैं। फेंस पोस्ट जो है उसकी हाइट थोड़ी सी कम भी आप कम ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, या उसकी जो उस पोस्ट की फेंस पोस्ट की जो विड्थ है वो थोड़ी कम भी आप ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन जो चीज़ जिस चीज़ पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते वो है उस मटेरियल की या उस रिसोर्स की क्वालिटी। यानी कि वो ड्यूरेबिलिटी अगर उसकी नहीं है उस मटेरियल की, बट वो स्पेसिफिकेशन उसकी स्टैंडर्ड है लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वो फैंस पोस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, बट दैट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, और लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है। वो मतलब स्टैंडर्ड्स को मीट तो कर रही है, जो जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की उसको वो फुलफिल तो कर रही है, हाइट वाइज भी, विथ वाइज भी, अपेरेंस के हिसाब से भी। लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं है, वो ब्रेकेबल है, वो पानी लगने से वो फूल सकती है। तो उसकी वो क्वालिटी उस वो नहीं है जो कि रिक्वायर्ड है हमें। तो आप कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते उस पे। आप ग्रेड पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं, सॉरी, आप क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। यानी कि आपको वो चीज जो है वो फेंस पोस्ट जो है वो ड्यूरेबल चाहिए, जो मजबूत हो, जो पानी से खराब ना हो, जो टूटे ना, जिसमें क्रैक ना आए। ठीक है ना। तो आप डेफिनेटली कभी भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये कंप्रोमाइज तो कर सकते हैं कि उसके ग्रेड में कम ज्यादा, उसकी हाइट कम ले सकते हैं, उसकी विड्थ जो है वो कम ले सकते हैं, उसकी उसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्कर कलर ले सकते हैं। इन चीज़ों पे स्पेसिफिकेशन पे जो कि ग्रेड को रेफर करती हैं, आप उसमें कंप्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन आप कभी भी उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप ब्रेकेबल फैंस पोस्ट कभी भी नहीं लेंगे, आप ब्रेकेबल फैंस वायर कभी भी नहीं लेंगे जो कि टूट जाए या जिसको जंग लग जाए। आप क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखो ना, यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेड ऑफ द फैंस मटेरियल which can be low. The fence may not need high grade fence material. Low grade is acceptable in right circumstances, whereas low quality is never acceptable. ठीक है, लो क्वालिटी कभी भी पसंद नहीं की जाती, ना ही उसको अप्रिशिएट किया जाता है। मतलब रिसोर्स स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स जो हैं उसमें वही चीज़ें आ जाती हैं जो एट्रीब्यूट्स मैंने ऊपर डिस्कस किए। स्पेसिफिकेशन में या ग्रेड में मैंने जो डिस्कस किए थे वही चीज़ें हैं। साइज है, शेप है, लेंथ है, स्पीड है, कलर है, स्ट्रेंथ है। ठीक है ना। ईच रिसोर्स हैज मैनी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन इट्स फंक्शन। ठीक है, तो हर रिसोर्स की एक अपनी
खसूसियात हैं या अपने फीचर्स हैं, अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मतलब वो रिसोर्स यूज होता है। फॉर एग्जांपल, इफ द पेंट is supposed to be brown, but a green paint arrives on site. It is probably still high quality as well as grade, yet not sufficient for the project. The required attribute must be determined by. अच्छा, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप कंस्ट्रक्शन आपने की, एक रूम के अंदर आपने ग्रीन कलर करना है, ठीक है, यू वांट ग्रीन कलर इन अ रूम। तो जब पेंट आपके पास आया तो वो पेंट का कलर था ब्राउन, ठीक है। ये हम हमने लिखा हुआ है कि जो कलर आपके पास आया वो paint is supposed to be brown, and if the paint is supposed to be brown but a green paint, उल्टा मैंने उलट इसको कर लिया कि ब्राउन प्लान में शामिल है कि हमने रूम में ब्राउन कलर करना है, बट अ ग्रीन पेंट अराइव्स एट साइट। तो जब मटेरियल साइड पे पहुंचा तो वो ग्रीन कलर आपके पास गलती से पहुंच गया या जैसे भी पहुंच गया, ठीक है। इट इज प्रोबेबली स्टिल हाई क्वालिटी। उस ग्रीन पेंट का क्वालिटी और ग्रेड जो है वो हाई है, वो वही स्टैंडर्ड है, उसका ग्रेड भी अच्छा है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बट इट डजंट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये ग्रीन कलर जो है वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता, बिकॉज जो इंटरेस्ट था, जो प्लान था वो ये था कि उस रूम में, एक रूम में या एक हॉल में ब्राउन कलर करना है। तो ब्राउन कलर अगर नहीं आया, वो जितनी भी अच्छी क्वालिटी का, अगर कलर ही डिफरेंट है, ग्रीन है, अच्छी क्वालिटी का है या अच्छे ग्रेड का है, तो वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। तो जब वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता तो वो मतलब सफिशिएंट नहीं है प्रोजेक्ट के लिए। The required attribute must be determined individually for each resource. अब जो रिसोर्स चाहिए उसमें उसके एट्रीब्यूट को भी हमने कंसिडर किया। देखिए, रिसोर्स जो है वो पेंट है, पेंट में उसका एक एट्रीब्यूट, कलर्स उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। पेंट एक रिसोर्स है और उसके डिफरेंट कलर्स जो हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स को हमने इंडिविजुअल लेवल पे को पेंट के कलर को हमने इंडिविजुअल लेवल पे सेस किया और हमने सेलेक्ट किया कि हमें ब्राउन कलर ही चाहिए किसी रूम में करने के लिए, और उसकी जगह पे अगर कोई और कलर आता है तो इट डजंट फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिकेशन जो है ये हम इसको अगर ऊपर ले जाएं तो तब भी ठीक है। जहाँ पे ग्रेड की बात हमने की, यहाँ से हम इसको रिमूव करके वी जस्ट रिमूव इट और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जब मैंने इसको साथ साथ आईटी का भी आपको बता दूं कि यहाँ से जब मैंने इसको यहाँ से देखें ना सिलेक्ट करके, तो यहाँ से देखें ये कट की ऑप्शन है, या आप देखें ये कट की ऑप्शन है जहाँ पे, वहां से वहां देखें जब मैंने कर्सर लेके जब मैं गया हूं तो वहां पे कंट्रोल प्लस एक्स है। कंट्रोल प्लस एक्स से भी कर सकते हैं और ये इस बटन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ से करता हूँ, कट हो गया और फिर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया ग्रेड के साथ, स्केल के ऊपर ये ग्रेड के साथ। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे लेके आएंगे तो पेस्ट का बटन है और कंट्रोल वी से भी आप कर सकते हैं, ठीक होगी बात। तो ये अब सही इसकी अरेंजमेंट होगी। ग्रेड है, ग्रेड के बाद रिसोर्स स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है, स्किल है, क्वालिटी है। अच्छा, अब अवेलेबिलिटी है, जैसे कि नाम से जाहिर है आपके पास कि आप रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, रिसोर्स किस टाइम पे अवेलेबल है, कितने टाइम में अवेलेबल हो जाएगा। तो अ रिसोर्स कैलेंडर इज यूज्ड, इसमें एक नई चीज है रिसोर्स कैलेंडर। रिसोर्स कैलेंडर जो है इज यूज्ड टू इंश्योर द प्रोजेक्ट रिसोर्स इज अवेलेबल व्हेन नीडेड।
The resource calendar can range from a simple listing of employees, vacation time to sophisticated material tracking software. अच्छा, ये एक कैलेंडर होता है जिसके अंदर लिखा जा सकता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस टाइम पे अवेलेबल है और किस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, और या कोई रिसोर्स है, कोई टूल है या कोई मशीनरी है या क्रेन है जो कि किस टाइम पे अवेलेबल है और किस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, वो आपको बताता है रिसोर्स कैलेंडर। रिसोर्स कैलेंडर जो है वो मतलब उस जो है वो रिसोर्स कैलेंडर के सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। रिसोर्स कैलेंडर एक आप ऐसे समझ लें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप जो रिसोर्सेज प्रोजेक्ट में यूज होते हैं, रिसोर्सेज में आपकी इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, क्रेन्स हैं, तो वो उसमें लिखा होता है किस टाइम पे किन डेट्स में या किन डेज में वो रिसोर्सेज, वो टूल्स, मशीन्स या क्रेन्स एंगेज्ड है और किन में वो अवेलेबल है, या एम्प्लॉयज जो हैं वो किन दिनों में बिजी हैं और किन दिनों में फ्री हैं, तो वो रिसोर्स कैलेंडर जो है वो बताता है। एट दिस स्टेज वी ड्रिल डाउन into the table of each resource, hence a new table of information is formed of each resource। ठीक है, अब देखें रिसोर्स की बात की जाए तो उसमें तीन तरह के कॉलम हैं। नंबर वन जो है वो रिसोर्स है, फिर उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये देखें ये दीज आर कॉलम्स। अगर हम इसको ऐसे कर लें या इसको हम यहाँ से लेके ये ऐसे कर लें तो देखिए ये हमें ना तीन कॉलम हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखें रिसोर्स है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। रिसोर्स है, उसका एट्रीब्यूट है और उसकी अवेलेबिलिटी है। अब रिसोर्स जो है वो हमारा है, ये एक एम्प्लॉय है बॉब है, इसकी एक्टिविटी जो एट्रीब्यूट्स है वो स्किल्स है डेफिनेटली, और अवेलेबिलिटी है नीड वन वीक नोटिस। ये कैसे अवेलेबल हो सकते हैं, ये एम्प्लॉय का नाम है, ये एक पर्सन का नाम है, एक इंजीनियर का नाम हो सकता है या एक वर्कर का नाम हो सकता है। ये वर्कर किस तरह से अवेलेबल होगा इसको एक महीना पहले बताया जाएगा, अवेलेबिलिटी की जगह पे लिखा हुआ है, इसको एक महीना पहले, एक वीक पहले बताया जाएगा कि हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है, तो ये अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से शॉवल जो है वो उसकी एट्रीब्यूट है गार्डन स्टाइल है और लार्ज है जो कि अवेलेबल है, ठीक है। और वो अवेलेबिलिटी उसकी किस तरह से है, इमीडिएटली फौरी जाके आप ले सकते हैं। शॉवल है और वो गार्डन स्टाइल का है और लार्ज है। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूं, गूगल देखिए शॉवल है, गार्डन टाइप, ठीक है। अब इसको मैंने गूगल किया है, गूगल हमें दिखाएगा कि शॉवल जो है वो गार्डन टाइप का किस तरह का होता है। अगेन आई हैव टू राइट गार्डन टाइप। चलिए, यानी कि गार्डन स्टाइल का शॉवल है और लार्ज साइज में, ये उसका एट्रीब्यूट्स है, और जो है वो अवेलेबिलिटी जो है वो फौरी अवेलेबल है आपको। ठीक होगी बात। अभी ये नेट ज़रा स्लो है तो इसके इमेजेस में जब मैं जाऊंगा तो हमें दिखा देगा। दिस बेसिकली गार्डनिंग टूल है, तो इट्स बिट स्लो। तो जो ही ये ओपन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, देखें आपको समझ आ रही, ये देखें ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर आप इसको नीचे करते जाएं तो वो
आपको डिफरेंट टाइप्स के नजर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए वापस हम चलते हैं। आगे है रिसोर्स लेवलिंग। अब रिसोर्स लेवलिंग जो है ये किस किस जो है, दिस इज फोर्थ स्टेप बेसिकली। दिस इज फोर्थ स्टेप। 6 स्टेप्स हैं, तो हम फोर्थ स्टेप पे इस वक्त हैं, जो कि रिसोर्स लेवलिंग के बारे में है। रिसोर्स एलोकेशन में फोर्थ स्टेप जो हमने बात करनी है वो रिसोर्स लेवलिंग की है। प्रोजेक्ट शेड्यूल्स आर यूजली क्रिएटेड विदाउट द रिसोर्सेज इन माइंड। एक्चुअली जब प्रोजेक्ट को शेड्यूल किया जाता है तो रिसोर्सेज कंप्लीटली रिसोर्सेज जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। दैट इज द नेटवर्क डायग्राम एंड गैंट चार्ट। नेटवर्क डायग्राम या गैंट चार्ट जो है वो उसमें आप इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि किस टाइम पे क्या क्या चीज़ आपने करनी है, क्या क्या प्रोजेक्ट की क्या क्या स्टेजेस होंगी, उसमें कितना टाइम होगा और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे। तो आर मैनिपुलेटेड टू मिनिमाइज द शेड्यूल ड्यूरेशन बेस्ड ऑन number of hours and days required to carry out each task, but resource assigned to the task might be highly volatile, incurring sometimes major cost and schedule implication। अच्छा, इसके अंदर जो गैंट चार्ट है या नेटवर्क डायग्राम है उसमें शेड्यूल ड्यूरेशन बताया जाता है, नंबर ऑफ आवर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। एक चार्ट होता है, उसमें बता दिया जाता है कि स्टेजेस स्टेजेस बाय प्रोजेक्ट की डिफरेंट स्टेजेस, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उन एक्टिविटीज का ड्यूरेशन कितना होगा और उस पर टाइम कितना, आई मीन टाइम कितना कंज्यूम होगा, और टेंटेटिवली जो है वो उसमें रिसोर्सेज कौन कौन से यूज होंगे तो वो इसमें असाइन कर लिए जाते हैं। इन समटाइम्स मेजर कॉस्ट एंड शेड्यूल एप्लीकेशन, और उसके साथ साथ कॉस्ट को भी बता दिया जाता है कि कितनी कॉस्ट, किस एक्टिविटी के लिए कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। तो ये आपका नेटवर्क डायग्राम या गैंट चार्ट जो है वो आपको बताता है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो टास्क है वो एक टास्क परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है और कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी नीड बॉब फॉर 2 आवर वन डे एंड 18 आवर द नेक्स्ट, यानी कि एक जो इंजीनियर है या वर्कर है, दिस इज अ पर्सन बेसिकली, दिस इज एन एम्प्लॉई। ये जो बॉब है फॉर एग्जांपल, इसने एक दिन 2 घंटे काम करना है और एक दिन उससे अगले दिन 18 घंटे काम करना है। वी नीड टू पे हिम ओवर टाइम देयर बाय ड्राइविंग द प्रोजेक्ट ओवर बजट। Driving the project over budget. We might need to pay him overtime, thereby driving the project budget over। अच्छा, अब यानी कि जो प्रोजेक्ट में शेड्यूल में उसने का लिखा हुआ था एक दिन के अंदर बॉब ने 2 घंटे काम करना है। ठीक है, ये प्लान में शामिल था, ये गैंट चार्ट में लिखा हुआ था, लेकिन वो सिचुएशन इस तरह की होगी कि उसको एक दिन उसने 2 घंटे किया और नेक्स्ट डे उसको 18 घंटे करना पड़ गया। ठीक है, तो उस सूरत में क्योंकि गैंट चार्ट में तो लिखा हुआ है कि बॉब की जो एक्टिविटी है वो 2 आवर्स के लिए एक्टिविटी को वो परफॉर्म करेगा और उसको इतना पे किया जाएगा। बिकॉज देखे ना, ऊपर हमने लिखा है कि टाइम बताना है हमने गैंट चार्ट में, रिसोर्स बताना है और उसकी कॉस्ट बतानी है। तो अगर ओवर टाइम की बात आती है, जैसे कि ये मैंने बॉब की एग्जांपल दी, तो ओवर टाइम में हमें वी हैव टू पे मोर उसको अकॉर्डिंगली। तो वो जो प्लान हमने गैंट चार्ट में लिखा था वो उसमें चेंज आ गई ना, कि सिचुएशन के मुताबिक उसको जो फॉर एग्जांपल
बॉब के साथ और भी वर्कर काम कर रहे थे प्रोजेक्ट में, और वो उनमें से एक वर्कर जो है वो उसकी तबीयत खराब हो गई और वो नहीं आ सका, छुट्टी पे चला गया। तो बॉब को उसकी जगह पे ज्यादा काम करना पड़ गया। तो या अगर आप ऐसे समझ लें या ऐसे समझ लें कि सिचुएशन इस तरह की हो गई कि उनको बॉब बॉब को ज्यादा टाइम देना पड़ गया वर्क पे, तो उसको डेफिनेटली जो प्लान था उससे ज्यादा टाइम का ही पे किया जाएगा, और वो डेफिनेटली एक डिफाइंड बजट से ऊपर ही मतलब कॉस्ट उसकी होगी। रिसोर्स लेवलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस Resource leveling refers to the process of inspecting the resources to ensure their use is as smooth as level as possible. ठीक है, रिसोर्स लेवलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिसोर्सेज की इंस्पेक्शन की जाती है कि उनको अच्छे तरीके से, अच्छे मतलब वे में उसको यूज किया जाए और उसको अच्छे तरीके से उसकी मतलब रिसोर्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। इट इज कॉमन सिनेरियो that it is more advantageous to extend the project schedule to avoid large irregularities in resource usage. It is common scenario, ये commonly होता है that it is more advantageous to extend the project schedule to avoid large कि जो रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज करने के लिए रिसोर्स में मिसमैनेजमेंट ना हो, उसके लिए आपको जो है प्रोजेक्ट को के शेड्यूल को बढ़ाना भी पड़ सकता है। ये मतलब बढ़ाया भी जा सकता है, प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाता है अपने रिसोर्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अच्छा आगे है इन एडिशन द रिसोर्सेज यूज्ड टू कैरी आउट दोस टास्क मस्ट बी procured, purchased, delivered and prepared during the project. They must be maintained and serviced. All of these tasks must be accounted for within the project schedule and budget. ठीक है, ये वही बात है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए, ऑप्टिमम टू अवॉइड मिसमैनेजमेंट और इरेगुलरिटीज इन रिसोर्स यूसेज, तो प्रोजेक्ट शेड्यूल कैन बी एक्सपेंडेड वाइजली। उसके जो एक्टिविटीज को है वो वाइजली एक्टिविटीज को एक्सपेंड किया जा सकता है, उसके ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है। इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट रिसोर्स, उसको मतलब कम अगर आपके पास रिसोर्स है या कम आपके पास मटेरियल है तो आप अपनी एक्टिविटीज को एक्सपेंड कर सकते हैं और उसको, और दिस इज वेरी एडवांटेजियस। ठीक है, तो जो सेकंड लास्ट है रिसोर्स एलोकेशन एज नेसेसरी। रिसोर्स एलोकेशन एज नेसेसरी, दिस इज द फिफ्थ स्टेप। Throughout the project, resource reallocate मतलब शेफल करना। एक दो बार रिसोर्स को असाइन कर दिया किसी टास्क के लिए और उसको फिर अगेन उसको चेंज करना या उसको दोबारा से यूज कर लेना। रिसोर्स रीएलोकेशन टेंड्स टू बी अ कांस्टेंट एंड escapable फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा, ये री एलोकेशन जो है वो कॉमनली हैपन होती है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में। तो रिसोर्स री एलोकेशन tends to be constant and inescapable function of the project manager, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर ऑलवेज रिसोर्सेज की रीएलोकेशन करते रहते हैं। रीएलोकेशन से मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक मशीनरी है तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट में ही यूज नहीं होती, वो
एक प्रोजेक्ट के एक टास्क में यूज होने के बाद वो प्रोजेक्ट के अदर टास्क में भी यूज होती है। फॉर एग्जांपल क्रेन है तो कंस्ट्रक्शन वर्क में क्रेन बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए मतलब यूज होती रहेगी। सो द क्रेन इज योर रिसोर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर इज गोइंग टू reallocate that resource to different tasks within a project। ठीक है ना? तो resources are always scarce। स्कार्स का मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं वेरी लिमिटेड। ठीक है, वेरी लिमिटेड। दे समटाइम्स डू नॉट शो अप ऑन टाइम, are needed by the other project or lose their uselessness over time। अच्छा देखे ना, ये क्रेन की मैंने बात की, दे वो क्रेन को माइंड में रखें आप। दे समटाइम्स डोंट शो अप ऑन टाइम, क्रेन की बात मैं कर रहा हूँ तो वो कभी कभी टाइम पे अवेलेबल नहीं होती, नीडेड बाय द जब उसकी जरूरत होती है, और लूज देयर यूजलेसनेस ओवर टाइम, समटाइम्स ओवरनाइट वो फजूल पड़ी रहती है। तो मैनी थिंग्स कैन हैपन दैट रिक्वायर अ शिफ्ट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, शेड्यूल और द बजट। ये वही चीज है जो मैंने आपको रीएलोकेशन में क्रेन की एग्जांपल दी। तो ये क्रेन की एग्जांपल जो है वो अच्छी तरीके से अच्छे वे में इसको कवर अप करेगी। चलो, अब लास्ट जो स्टेज है रिसोर्स एलोकेशन में वो ट्रैक यूटिलाइजेशन रेट है। ट्रैक यूटिलाइजेशन रेट, it is the surprising common occurrence that resource arrives at the project and site idle, sits idle for a long period of time। Track utilization rate, this is track utilization rate। अब इसको माइंड में रखें। अब देखें, a common occurrence that the resource arrives at the projects and sit idle for a long period of time। It is equally common that project manager have no idea that the resource is being paid for but not being used। For example, मैंने क्रेन की बात की है तो क्रेन प्रोजेक्ट में कहीं से अरेंज की गई है और कहीं से बोरो मतलब रेंट पे ले ली गई है, या उसकी को कॉस्ट पे की जा रही है डेली बेसिस पे उसको यूज करने की, या उसमें जो फ्यूल यूज हो रहा है, डीजल यूज हो रहा है, उसमें वो भी एक रिसोर्स है और वो प्लान किया हुआ है और वो किसी से अरेंज करके उसको साइट पे रखा हुआ है और वो मतलब साइट पे पड़ी है क्रेन, तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा काफी टाइम के लिए। ठीक है, इट इज इक्वली कॉमन दैट प्रोजेक्ट मैनेजर हैव नो आइडिया दैट द रिसोर्स इज बीइंग पेड फॉर द बट नॉट बीइंग यूज्ड। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि वो उस प्रोजेक्ट मैनेजर को एहसास नहीं है कि वो क्रेन पड़ी है आइडल, यानी कि बेकार पड़ी है, यूजलेस पड़ी है और उसका कोई यूज नहीं हो रहा और उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, ये उसको एहसास नहीं हो रहा। ठीक है, अ सिंपल सोल्यूशन टू ट्रैक रिसोर्स यूटिलाइजेशन रिसोर्स track utilization resource, this is simply the percentage of billable time, billable time, this is simply the percentage of billable टाइम, बिलेबल टाइम यानी कि उसका परसेंटेज है जिस टाइम के लिए कंपनी या प्रोजेक्ट जो है वो पे किया है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो पे करता है, जितने टाइम के लिए उसको रखता है और उसको पे करता है। यूटिलाइजेशन रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिलेबल आवर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आवर्स। For example, if Bill worked 4 hours out of a possible 40 hour for a week, his utilization rate is 4 divided by 40। फर्ज करें, अगर क्रेन की नंबर ऑफ बिलेबल आवर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल आवर्स। अब
क्रेन के केस में हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको इस तरह से करेंगे कि जितने आवर्स क्रेन यूज हुई है, फॉर एग्जांपल 2 आवर्स, 2 आवर्स आउट ऑफ a possible 24 आवर्स फॉर अ डे। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन रेट इज ऑफ क्रेन इज 2 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है ना जी, तो इसका क्या होगा, इफ यू डिवाइड इट हेयर, तो डिवाइड हम कैलकुलेटर पे थोड़ा कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय, यानी कि एक दिन के लिए हायर की थी क्रेन और 0.08 इसका आंसर है, तो ये आवर होगा। ठीक है, 0.08, सॉरी 0.08 आप कह सकते हैं कि परसेंट इसका यूटिलाइजेशन रेट है, किसका, क्रेन का। एक डे व्हेन हायर्ड 2 आवर्स आउट ऑफ 2 आवर्स जो है वो यूज हुई है क्या, क्रेन, और कितने आवर्स के लिए आई थी, ये ये है। तो जब आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास यूटिलाइजेशन रेट आ जाता है। इसी तरह से, मतलब ये तो एक अदर एग्जांपल होगी ना, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। इसी तरह से एम्प्लॉय की बात ऊपर उन्होंने की हुई है, फॉर फॉर एग्जांपल हम इसको भी फॉर एग्जांपल करेंगे। ठीक है, देखें एम्प्लॉय की बात की है, एम्प्लॉय जो है वो, एम्प्लॉय ने एक हफ्ते में 40 आवर काम करना है फॉर एग्जांपल, तो वो सिर्फ 4 आवर्स काम करता है, तो उसका यूटिलाइजेशन रेट जो है वो टोटल नंबर ऑफ बिलेबल आवर्स, जितने आवर्स का उसको पे किया जाएगा, उसने जितना काम किया, और जितने डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ आवर्स उसने काम करना था। ठीक होगी बात। तो ये है यूटिलाइजेशन रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप ट्रैक यूटिलाइजेशन रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप गौर से देखें समझें। तो आज हमने रिसोर्स एलोकेशन का जो टॉपिक है उसको हमने कंप्लीट कर लिया, और अब इसको आप अच्छे तरीके से देखें दोबारा से, और सारा समझने की कोशिश करें। और अगर किसी को कोई इशू है, कोई इसमें समझ नहीं आती, तो आप डिस्कस करें मेरे साथ शेयर करें। और हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ कहीं भी आपको अगर समझ नहीं आती, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो बस ठीक है, आप इसको करें। नेक्स्ट जो होगा लेसन इंशाल्लाह वो हम नए टॉपिक के साथ करेंगे, तो नया टॉपिक इंशाल्लाह हम लेके आगे चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।